हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स आपका ओवर हो चुका है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग मेंस की तैयारी कर रहे होगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम मेंस की तैयारी करेंगे ऑन यूट्यूब। डेली की हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको हेल्प मिलेगी मेंस के टॉपिक से रिलेटेड एंड ऑल्सो की आंसर राइटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आंसर राइटिंग, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये जो वीडियोस हैं इसको लेके आएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वील स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपके डायरेक्टली मेंशन है दैट इज़ द टॉपिक नंबर 9, दैट इज़ पावर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एज यू ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे आपकी फाइनेंस कमीशन आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गई, ठीक है, यूपीएससी हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, तो ये सब आपकी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो उसमें से हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इलेक्शन कमीशन? द आंसर इज़ इस यहाँ से आपके ना 2 PYQs डायरेक्टली पूछे हुए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो उसके बारे में जो है आप वीडियो को एंड तक देखो तो आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्शन कमीशन विच इज़ मेंशन इन आर्टिकल 3 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दैट इज़ दी ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, ये हमारे करंट CEC हैं। ठीक है, चलो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इलेक्शंस। ठीक है, अब ये जो इलेक्शंस हैं दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9। ठीक है, अब इसमें क्या है डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये सब आपने प्रीलिम्स में रीड किया होगा। जस्ट एक क्विक रिवीजन हम करेंगे और जो हमारा आज का मेन फोकस जो होगा दैट शुड बी ऑन आंसर राइटिंग। ठीक है, उसको हम PYQ के क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो एक जस्ट हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, ऑन इलेक्शन कमीशन एंड उसके बेसिस पे हम PYQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एज यू नो आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो बना किससे, आर्टिकल 324 से। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 325 की। नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, तो ये सब जो आर्टिकल हैं ये आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके होंगे, जस्ट एक रिवीजन है। ठीक है, आर्टिकल 326 इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। ठीक है, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 327 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है प्रोविजन बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 328 क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू अ स्टेट। अब यहाँ पर किसके पास पावर थी, पार्लियामेंट के पास, तो सेम पावर किसके पास है, स्टेट के पास, टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। ठीक है, और आर्टिकल 329 ये क्या करता है, बार करता है इंटरफेरेंस की, कोर्ट की इंटरफेरेंस की इलेक्टोरल मैटर्स के अंदर। क्लियर हो गया, तो उसी को मैंने ये शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की, तो जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसमें क्या है, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ है कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एंड जो इसके जो चेयरमैन हैं इलेक्शन कमीशन के दैट इज़ दी CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इनकी जो पावर होती है, सैलरी होती है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। ठीक है, CEC एंड EC हैव इक्वल पावर्स एंड इक्वल अलाउंसेस, और ये किसके बराबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते हैं। और जो मैटर होता है, कोई भी मैटर होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो दैट इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। ठीक है, अगर मैं टर्म की बात करूं तो अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म और टेन्योर दिया गया है दैट इज़ फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज़ 65 ईयर्स और 6 ईयर्स। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। यहाँ पर कोई भी टर्म इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, और इन फ्यूचर वंस दे विल गेट रिटायर्ड, उसके बाद फ्यूचर अपॉइंटमेंट के लिए इनको डिबार्ड नहीं किया गया, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन होल्ड एनी ऑफिस। ठीक है, चलो ये तो हो गई इन डिटेल, हमने एक डिस्कशन कर लिया।
ठीक है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, एंड इलेक्शंस एज आर्टिकल्स 324 से लेके 329 तक। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन की। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं पावर की, अब अगर मैं पावर की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के पास किस चीज़ की पावर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, शेड्यूल देते हैं, डेट्स देते हैं, किसके लिए? इलेक्शंस के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, और इनकी पावर क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये कौन करते हैं, इशू करते हैं? दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और भी बहुत सारी पावर्स हैं इनकी, जैसे कि सुपरवाइज करना मशीनरी को। ठीक है, अगर कहीं पे पोल्स को कैंसिल करना है, ठीक है, तो ये भी पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास। अब इसमें आपकी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल देना, ठीक है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करना, वो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो रीजनल हैं या नेशनल हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दीज आर सम पावर्स। एंड इसी में अगर मैं आगे बात करूँ फंक्शंस की, देखो पावर तो वो चीज़ होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक अथॉरिटी दी है, ठीक है, जो कि आपकी चीज़ें हैं वो कर सकती है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, सो फंक्शंस क्या हैं? ये क्या है? ऑपरेशनल पॉसिबिलिटीज़ हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट चीज़ें वही हो जाती हैं, बट इसमें जैसे कि आपका अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो जो आपके वोटर आईडी कार्ड्स होते हैं, ये कौन इशू करता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और उसके बाद जितना भी कैंपेन का एक्सपेंडिचर है उसको लिमिट कौन करता है? लिमिट कैंपेन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवाइस करते हैं मैटर पे, कौन से मैटर्स पे? पोस्ट इलेक्शन के डिस्क्वालिफिकेशन पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, और फिर MCC, दैट इज़ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको इशू करते हैं, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये सब इसके थोड़े बहुत फंक्शंस हो गए। ठीक है, अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो कॉम्पोजिशन तो हम देख चुके हैं इलेक्शन कमीशन की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंश्योर करता है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिसिप्लिन्ड रहें। ये इंश्योर करता है, या फिर इसको मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, डिसिप्लिन अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ECI प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे लगता है कि कभी आंसर में लिखने के लिए आए तो आपको लिखना चाहिए, इट क्रिएट अवेयरनेस, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस। क्लियर हो गया? तो बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, बट मेजर जो मैंने चीज़ें हैं आपको बता दी। अब हमें क्या देखना है? चैलेंजेस। हमने पावर देख लिया, फंक्शन देख लिया है ना, तो अब हम बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक तो क्या है, जो नंबर ऑफ इंसिडेंट जो हैं वायलेंस के वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि एक चीज़ और है
कि एलिगेशंस लगते हैं रिलेटेड टू ईवीएम। ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी ईवीएम मैल फंक्शनिंग। क्लियर हो गया। तो बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग इन द सेंस कि इसके पीछे कोई लॉ नहीं है अभी जो इसको बैकिंग दे रहा हो, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है इज़ नॉट एडिक्वेटली इक्विप्ड टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो आपका कमीशन है उसके पास इतना मतलब इक्विपमेंट ही नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट कर पाए। क्लियर हो गया। सो दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स जो हमें डिस्कशन करना था, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में दे भी दूंगा ये चीज़ें, ठीक है। ये मैंने पीपीटी रेडी करी थी बट सोचा उसके पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सो पावर्स में देखो वही आ गया, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज आ गई, ठीक है। रिवाइज करना है इलेक्टोरल पोल्स रोल्स को, ठीक है। एंड नोटिफाई द शेड्यूल एंड डेट्स ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स, कोड ऑफ कंडक्ट, एडवाइजिंग द, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास पावर होती है, वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को एडवाइस करता है डिस्क्वालीफाई करने के लिए एमपीज़ और एमएलए। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज़ द एमपीज़, इन केस ऑफ गवर्नर दैट इज़ द एमएलएज। क्लियर हो गया। अगर पोल्स को कैंसिल करना है तो भी ये इट्स द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक बार रीड कर लेना, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सिमिलरली आपके फंक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एपिक कार्ड इज़ योर वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। लिमिट्स ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन द पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सिमिलरली कॉम्पोजिशन हम देख चुके हैं, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चैलेंजेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द एलिगेशन ऑफ ईवीएम माल फंक्शनिंग, ठीक है। इंक्रीज्ड वायलेंस केसेस एंड पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब थोड़े से हैं, और वे फॉरवर्ड में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वीवीपैट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो हमें डिटेल्स पढ़नी थी, वो हमने देख ली। क्या क्या देख लिया हमने, एक बार देख लेते हैं। तो हमने पावर देख लिया, फंक्शन देख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन ये भी देख लिया, एंड इसमें हमने चैलेंजेस को भी देख लिया, ठीक है। तो एक तरीके से हमने एक रिवीजन कर लिया है इलेक्शन कमीशन का। अब हमें क्या करना है, अब हमें PYQs देखने हैं रिलेटेड टू दिस। सो दीज आर 2 PYQs जो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर PPSC में पूछे जा चुके हैं। वन इज़ फ्रॉम 2018 एंड अदर इज़ 2021, ठीक है। 2 क्वेश्चन है। आज हम ये वाले क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को लिखो, एंड इसका जो मॉडल आंसर होगा आई विल पुट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका जो मैं बारकोड है आपको लास्ट में दे दूंगा। तो ये मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर लिखें, और मैं एक मॉडल आंसर होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम 2018, ठीक है। दैट इज डिस्कस द रीसेंट चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया with reference to the ongoing controversy related to the electoral voting machine। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन रिपीट होगा? द आंसर इज़ नो। 2018 के बाद डेवलपमेंट हुई थी वीवीपैट की, एंड उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी थी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई या ख़त्म हो गई, बिकॉज वीवीपैट से आप इसको मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो। बट 2018 में ये एक करंट अफेयर का टॉपिक था जिसके बेसिस पे ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को करंट कंटेक्स्ट में देखना है कि आज अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करता या करती। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस। देखो सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसे हमें क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय डिकोड, आपको कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है एंड समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग डिस्कस द रीसेंट चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहला हमारा जो कीवर्ड है दैट इज द रीसेंट चैलेंजेस, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या कह रहा है
विद स्पेशल रेफरेंस टू द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी, यानी कि आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, ईवीएम पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ईवीएम को आपको क्या करना है, कोर फोकस पे रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर लिख देते हैं, बट मिस्टेक यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ जो चैलेंजेस पूछे गए हैं ना, वो पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम, एंड मोस्टली बच्चे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन लिख देते हैं। ठीक है, डिड यू गेट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि आपको चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम लिखना है, बट अगर आप वहाँ चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखाओगे, द आंसर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये चीज़ को आपको समझना है। आंसर आपका तभी अप्रोप्रिएट होगा जब आप ईवीएम से रिलेटेड चैलेंजेस को लिखोगे। क्लियर। अच्छा, इसके पहले जो आंसर लिखना है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो जो भी आपका आंसर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रो, देन बॉडी जो कि आपकी मेन बॉडी होती है, देन कंक्लूजन। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं ये जो आंसर है आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब ये जो 200 वर्ड्स है इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, जो आपका इंट्रो होना चाहिए दैट शुड बी 30 to 40 वर्ड्स। क्लियर। जो आपका मेन बॉडी होगा दैट शुड बी अराउंड 120 to 140 वर्ड्स, एंड जो आपका कंक्लूजन होगा दैट शुड बी अराउंड 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका आंसर होगा दैट शुड बी अराउंड 200 वर्ड्स। इट कुड बी 190 और इट कुड बी 210। ठीक है, तो ये ब्रैकेट चल जाएगा आपका। ठीक है, एग्जैक्टली तो 200 वर्ड्स में नहीं लिख पाओगे ना। चलो, तो ये तो हमारा हो गया कि हमें आंसर को कितने वर्ड्स में कैसे लिखना है, और आपका बॉडी एंड जो इंट्रो है और जो कंक्लूजन है उसको आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्मेट है इसमें हमें समझना क्या है। इस फॉर्मेट में आपको समझना क्या है कि इनिशियली तो आप इंट्रो लिखोगे। अब इस इंट्रो के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज़ मेंशन इन अंडर आर्टिकल 3 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो आपको ये मेंशन करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना। क्लियर हो गया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, कहाँ पर, इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हो, बेड रॉक यूज़ कर सकते हो, पिलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स हैं जो कि आपके आंसर को और एनहांस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इंट्रो में ही मेंशन करेंगे। पहले तो आपने बता दिया इलेक्शन कमीशन है क्या, एक तरीके की डेफिनेशन हो गई आपके इंट्रो में, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन, कहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सारी डिटेल्स बता दी। एक आपने छोटी सी चीज़ और बतानी है कि रिसेंटली जो है सेवरल चैलेंजेस हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्शंस। ठीक है, और इन जो चैलेंजेस हैं ये इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, वन इज़ रिलेटेड टू ईवीएम एंड अदर इज अदर चैलेंजेस। समझ में आ गया। तो ये तो आपका हो गया इंट्रो। इंट्रो में आप क्या कर रहे हो, पहले आपने इलेक्शन कमीशन को डिफाइन किया, अब आप बता रहे हो कि सेवरल चैलेंजेस हैं जिसमें से 2 हैं, कौन कौन से, ईवीएम एंड अदर चैलेंजेस। तो ये आप कोशिश करो 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आप इसको ख़त्म करो। ठीक है, लेट्स मूव टू द बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में आपको क्या करना है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ईवीएम रिलेटेड चैलेंजेस को पहले लिखोगे आप। ठीक है, पहले आप इसको ऐसे समझो, दिस इज़ योर बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो 60% जो पार्ट होगा दैट शुड बी रिलेटेड टू ईवीएम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे पूछा है, एंड जो रिमेनिंग होगा इसमें आप अपने अदर चैलेंजेस को लिख दोगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विद स्पेशल रेफरेंस टू द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द वोटिंग मशीन्स। ठीक है, तो अब इसके तो स्पेशल रेफरेंस है, बट आपको और भी आपके जो चैलेंजेस हैं वो भी मेंशन करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। चलो, तो अब बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया 60-40 के रेशियो में आपको करना है। तो पहले आप क्या करोगे, ईवीएम से रिलेटेड जितने भी आपके चैलेंजेस हैं उसको मेंशन करोगे, 3 to 4 पॉइंट्स लिख सकते हो।
ठीक है, अब ये जो 3-4 पॉइंट्स है इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप एलिगेशंस के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, रिलेटेड टू ईवीएम टैंपरिंग। ठीक है, अगर आप अभी रिसेंट करंट न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100% जो वीवीपैट्स हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, या नहीं करना है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं आपको पॉइंट को मेंशन करना है। देन एक जो कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, उसको आपको कम करना है और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से रोकना है। ठीक है, देन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है या हो रहा है उसको आपको ख़त्म करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट बॉडी में। ठीक है, बॉडी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला आपका ईवीएम रिलेटेड है एंड अदर इज़ दी अदर चैलेंजेस। तो अब ये तो आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? तो सेकंड पार्ट में आप क्या लिखोगे? अदर रीसेंट चैलेंजेस। ठीक है, अब ये जो अदर रीसेंट चैलेंजेस हैं इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप मेंशन करोगे पहली चीज वीक इन्फोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, देन आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो? मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या डीप फेक। फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और क्या मेंशन कर सकते हो? मनी एंड क्रिमिनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो बॉडी के अंदर। अब आते हैं लास्ट में, दैट इज़ दी कंक्लूजन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर को कंक्लूड करोगे सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ने का क्या मतलब है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी है, प्रॉब्लम्स के साथ आपको इनका सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं देना पड़ेगा एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव वन। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वन में मतलब क्या है इसका, कि आपका जो कंक्लूजन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एनालिटिकल होना चाहिए, ठीक है, और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जो कि आप कह देते हो इन जनरल वे फॉरवर्ड कह देते हो, तो फॉरवर्ड लुकिंग आपका जो है कंक्लूजन होना चाहिए। एंड इस जो जो भी आप कंक्लूजन दे रहे हो उसकी जो टोन होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली बोगस कुछ भी बोले जा रहे हो, ठीक है, या कुछ भी आप जो सोल्यूशन है वो आप दे रहे हो, दैट शुड बी डेमोक्रेटिक वन। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ द वे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक आंसर लिख रहे हो ना, ठीक है, तो उस आंसर में ना जो जो भी आपकी आंसर स्क्रिप्ट को चेक करेगा टीचर, एंड जो भी एग्जामिनर उसको चेक कर रहा होगा, तो वो कुछ कीवर्ड्स को फाइंड करेगा। ठीक है, अब वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? पहला जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट, वीवीपैट, ठीक है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, देन डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि आपको अपने आंसर में लिखने हैं, जिससे वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी बढ़िया लगेगा। और जो भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक कर रहा है, अगर उसको ये की टर्म्स मिलते हैं, सो यू हैव अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन द आंसर। ठीक है, अब लेट्स डिस्कस सम मिस्टेक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब बता देते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, आपको रैंडम चीज़ें नहीं लिखनी है आंसर के अंदर। नाउ व्हाट आई मीन बाय रैंडम थिंग्स, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, अब इसकी नीड ही नहीं है, आप रैंडमली लिखे जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है।
ठीक है। आपको ईवीएम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो ईवीएम के बारे में नहीं लिखना, उसकी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है तो पता चला आप लिख रहे हो कि ईवीएम कैसे होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कहाँ बनती है, तो ये सब चीज़ें इररिलेवेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कभी भी पॉलिटिकल साइड्स नहीं लेनी है किसी की। पता चला आप कोई बीजेपी से रिलेटेड या आप कांग्रेस से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो या किसी को फेवर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वाइल राइटिंग द आंसर, ठीक है। फिर वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। अब वर्ड लिमिट को एक्सीड करने के दो नुकसान हैं। एक तो यू विल गेट लेसर मार्क्स एंड आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट से आपको नुकसान ही है, बेनिफिट कोई नहीं है। और जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो दैट शुड बी रेलेवेंट और किसी कंटेक्स्ट में लिखनी है। ऐसा नहीं कि बस आप लिखे जा रहे हो और कोई मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसमें एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रो के बाद आपने रैंडमली कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया जिससे ये दोनों चीज़ें कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। सो दीज आर फ्यू मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर। तो अब इसमें अगर मैं इन सारे जो कि आज हमने डिस्कशन किया है ऑफ राइटिंग एन आंसर, तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ तो व्हाट आई विल से कि पहले जब भी आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को डिकोड करो। डिकोड करने के बाद आंसर को स्ट्रक्चर करो और उसके बाद जैसे कि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बात करूं तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ईवीएम के ऊपर। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं एंड लास्ट में आपको क्या करना है, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर हो गया। सो लेट्स सी। अब ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसका मैंने एक मॉडल आंसर आप सब लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, तो यू कैन रीड द आंसर, ठीक है। आई वांट यू ऑल टू राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आप इस क्वेश्चन को भी लिखो और इस मॉडल आंसर से आप इस आंसर को, अपने आंसर को कहीं ना कहीं कंपेयर करके देख सकते हो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है या क्या चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज़ ऑफ 2020 और 2021 का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप अटेम्प्ट करें। तो आपको क्या करना है, आज की क्लास के बाद दो आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। वन इज़ ऑफ द PYQ, दैट इज़ दिस वन, ये 2021 का है, एंड अदर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एज आई टोल्ड यू इनिशियली जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि वाई आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ इलेक्शन कमीशन, बिकॉज इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन दैट इज़ द SIR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस और इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का भी रोल होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन SIR दिस ईयर एंड डेफिनेटली इस टॉपिक को आप मत छोड़िए। हो सकता है ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएं और डायरेक्टली पूछ लिया जाए, तो आपको इससे दो फायदे हैं। पहला, टाइम सेव होगा, ठीक है, एंड दूसरा, आपको कंटेंट रेडी मिलेगा, ठीक है। आप लोग कंटेंट रेडी हो गए और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो ट्राई टू राइट आंसर ऑन दीज टू क्वेश्चंस और इनके जो आंसर्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो देयर, तो आप इससे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हम एक डेडिकेटेड मेंस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन द मेंस। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।